नमस्कार दोस्तों, YouTube की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। दोस्तों, इसमें वैसे तो विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस विषय से आपने आवेदन किया है उस विषय से आपको परीक्षा देनी होती है और संभवतः 120 क्वेश्चन आपको उस विषय के रहते हैं। अब इसमें 30 क्वेश्चन जीएस के भी रहते हैं और जीएस के प्रश्न को हल करना इन अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इन परीक्षार्थियों ने विषय की तैयारी बहुत मेहनत से की होती है और विषय पर उनको अच्छा कमांड होता है, परंतु जीएस पर उतना अच्छा कमांड नहीं होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि जीएस की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो दोस्तों, मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या विषय वस्तु है, किस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आपने सिलेबस का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, सिलेबस को जान गए कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, आपके पढ़ने का दायरा कितना होना चाहिए, उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि आप उस परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करिए। अक्सर ये होता है कि विगत वर्ष के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि विगत वर्षों से भी कुछ प्रश्न ठीक वैसे के ही वैसे ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करें। अगर आप एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उस पर आधारित आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे, कई प्रश्न उस पर आपको बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करें। तो दोस्तों, मैं एक श्रृंखला ये प्रारंभ करने जा रहा हूँ जिसमें कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो पहले हुए हैं उनके प्रश्नों को मैं हल करके आपको बताऊंगा। और आज मैं 5 ही प्रश्न ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा और सभी प्रश्नों का मैं हल सहित इसकी अच्छे से व्याख्या भी करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे और आप जीएस के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, हम जो ये प्रश्न हल करने जा रहे हैं ये एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के गणित का पेपर है और इसमें जीएस के कुल 30 प्रश्न थे। तो इन 30 प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। आज अभी हमने 5 प्रश्नों को लिया है और आगे मैं इनकी संख्या अगले वीडियो में मैं इनकी संख्या और बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? इसके 4 ऑप्शन हैं: क्षय रोग, टेटनस, खसरा, हैजा। तो देखिए, प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उन्हीं को प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं। और प्रतिजैविक दवाएं किस पर काम करती हैं? प्रतिजैविक दवाएं जीवाणुओं पर ही कार्य करती हैं। जो भी रोग जीवाणु जनित होते हैं उन पर प्रतिजैविक दवाएं काम करती हैं। तो इन ऑप्शन में से हमको क्या पहचानना है कि कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं और कौन सा एक ऐसा रोग है जो जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है। तो दोस्तों, क्षय रोग, जिसे तपेदिक या टीबी भी कहते हैं, यह एक जीवाणु जनित रोग है। टेटनस, यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा, यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। परंतु खसरा एक वायरल डिजीज है, एक विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसलिए खसरा का निदान प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें जो ऑप्शन 100 होगा, खसरा, यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, मनुष्य में बहुत सी संक्रामक बीमारियां होती हैं। संक्रामक बीमारियां वे होती हैं जो किसी सूक्ष्म जीवों से होती हैं। सूक्ष्म जीव मतलब कि जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, निमेटोड, कवक, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं और मानव शरीर में बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो इनसे जो रोग होता है
उन रोगों को, इनसे जो रोग जो भी होते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों से तो उत्पन्न होते ही हैं, परंतु ये छुआछूत द्वारा ये फैलते हैं। इन्हीं रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जीवाणुओं द्वारा कौन से रोग होते हैं, विषाणुओं द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं और नेमेटोड द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों हम जीवाणु जनित रोगों की चर्चा करेंगे। जीवाणु जनित रोगों में प्रमुख रोग हैं टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, लेप्रोसी या कोढ़, गोनेरिया और सिफिलिस इत्यादि। ये सभी रोग जीवाणु जनित रोग हैं और इन रोगों का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा किया जाता है। वायरल बीमारियों में जैसे कि खसरा, चेचक, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता खसरा, हेपेटाइटिस, रेबीज, हर्पीस इत्यादि ये वायरल बीमारियां हैं। और दोस्तों वायरल बीमारियां किसी प्रतिजैविक द्वारा ठीक नहीं होती हैं, बल्कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं इनके द्वारा लड़ता है और ये बीमारियां ठीक होती हैं। दोस्तों हाल ही में जो कोरोना बीमारी फैली थी वो भी विषाणु जनित एक रोग है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ब रेडियो कार्ल बेंज, स बैरोमीटर ई टोरिसेली, द डायनमो माइकल फैराडे। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है जो कि खोजों से संबंधित है, आविष्कार से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न देखने में सामान्य लगता है क्योंकि यूपीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है जो देखने में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो हमारे प्रश्न गलत हो सकते हैं। जैसे कि हम सभी अब इसके आंसर की बात करें तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। रेडियो की खोज कार्ल बेंज ने नहीं की थी। कार्ल बेंज ने वास्तव में सर्वप्रथम कार जो है वो कार्ल बेंज ने बनाया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भी जो मर्सिडीज बेंज की कार है वो इन्हीं के नाम पर वो कंपनी है, मर्सिडीज बेंज। और तो इस प्रकार से जो कार्ल बेंज हैं उन्होंने कार का आविष्कार किया था, रेडियो का आविष्कार नहीं किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब 100 पे है बैरोमीटर, इसका आविष्कार टॉर्सेली ने किया था, ये सही है। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आप जल्दी में प्रश्न को देखते हैं तो डायनमो को आप डायनामाइट समझ सकते हैं और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो इस प्रकार यहाँ पर गलती होने का थोड़ा सा चांस रहता है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी प्रश्न को हल करें तो प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें। दोस्तों कंप्यूटर, तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन होगा इसका वो ब होगा, रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंज ने नहीं किया था। दोस्तों अब हम तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, और श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गोपथ ब्राह्मण। ये प्राचीन इतिहास का एक प्रश्न है। जो सामान्य अध्ययन है उसमें कई विषयों से प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण। इसके अलावा कुछ विविध भी होते हैं, जैसे कि जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा समसामयिकी के भी प्रश्न होते हैं। तो इन सब पे हमको फोकस करना होता है। लेकिन ये जो प्रश्न लेकिन सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करते हैं तो उससे हमको एक आइडिया भी लग जाती है और कम समय में सामान्य अध्ययन की तैयारी का ये सबसे सटीक रास्ता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा गोपथ ब्राह्मण। प्राचीन
धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब हैं। उन्हीं में से एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि जो भी संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ मतलब के रूप में जाना जाता था, उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो ये कहा गया है गोपथ ब्राह्मण में। तो हमारा उत्तर सही होगा व गोपथ ब्राह्मण। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न भी इतिहास से ही लिया गया है दोस्तों। ये आधुनिक इतिहास का एक प्रश्न है जिसमें ये कहा गया है, पूछा गया है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, जो सही ऑप्शन है वो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन को आरंभ किया था। दोस्तों लॉर्ड रिपन एक गवर्नर जनरल था जो कि सन 1880 से सन 1884 तक भारत में रहा। ये इस समय में 1880 से 1884 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और इसने भारत की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। यही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारत की भलाई के बारे में सोचता था। सन 1882 ईस्वी में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों पर बहुत सी पाबंदी लगाई गई थी सरकार द्वारा, और जो हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, मराठी भाषा में ऐसे जो समाचार पत्र छपते थे उस पर सरकार की कड़ी नजर होती थी और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती थी। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इन्होंने जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें उसकी आखिरी उम्र केवल 19 वर्ष थी, तो इस आखिरी उम्र को इन्होंने बढ़ाकर 21 वर्ष किया। दोस्तों आज आप जानते हैं कि इसकी जो उम्र है वो जैसे कि 30 वर्ष किसी में होती है, किसी में जो है थोड़ा सा और उसमें रियायत होती है, किसी में 40 वर्ष तक होती है। तो ये ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने उस समय जो परीक्षाएं होती थी, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी, उसमें उम्र बहुत कम रखी गई थी और इन सब का उद्देश्य यही था कि भारतीयों को इस सेवा में न आने दिया जाए। तो इसने क्या किया कि सिविल सेवा में जो इस परीक्षा में प्रवेश की जो आयु थी उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया। इसने भारत में, जैसे आप जानते हैं, स्थानीय शासन की शुरुआत की, इसलिए इसको भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी जाना जाता है। और एक चीज और कि इसी के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लेकिन कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब आरंभ हुई, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो इसका तो उत्तर होगा भारत की पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए बहुत ही काम किया, भारत के प्रति इसकी विशेष सहानुभूति थी और इसने जो है जो उस समय के जो कारखाने थे, कारखानों में जो काम करने के लिए कठोर नियम थे, ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, इसके लिए उसमें सुधार के लिए इसने सबसे पहले प्रथम कारखाना अधिनियम भी पारित किया। शैक्षणिक सुधारों में भी इसका अहम योगदान रहा। इसी के शासनकाल में शिक्षा के विकास के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा इसने एक और विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट विधेयक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इल्बर्ट विधेयक ऐसा विधेयक था जिसमें ये कहा गया था कि अगर यूरोपीय लोग किसी सजा में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस इल्बर्ट विधेयक का यूरोपियों ने, विशेषकर अंग्रेजों ने बहुत विद्रोह किया और उनके द्वारा किया गया विद्रोह श्वेत विद्रोह कहलाया और इसी कारण इस विधेयक को, जो इल्बर्ट विधेयक है, इल्बर्ट बिल है, इसको वापस लेना पड़ा था। तो लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए बहुत ही कार्य किए, भारत के प्रति उसकी जो विशेष सहानुभूति थी, इसके कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। दोस्तों
जो पांचवा प्रश्न है वह है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो इसमें आंसर है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो दोस्तों इसको ऐसे जो ऑप्शन दिए रहते हैं जो कि रोमन में होते हैं, तो कई बार इनको पढ़ने में हम गलती कर देते हैं, जैसे कि 11 को 9 समझ लेते हैं या 9 को 11 समझ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो भारत में जो पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था की गई है वो भाग 9 में की गई है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों पर पंचायत व्यवस्था होगी, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला समिति होगी। इस तरह से 3 स्तर पर ये पंचायतों की व्यवस्था होगी। और इन पंचायतों में जैसे कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। और भारत में आप जानते हैं कि जो पंचायती राज की शुरुआत है वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर से ये प्रारंभ हुई थी। और इसके लिए अलग अलग कमेटियां गठित हुई, जिनमें कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, ये सब जो समिति हैं वो पंचायती राज से संबंधित हैं और पंचायती राज के विकास में इन समितियों ने अहम योगदान दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा भाग 9 और इसका ऑप्शन होगा भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। आप जो भी सुझाव देंगे उसके अनुसार मैं आगे बनाऊंगा। और इसमें हो सकता है कुछ मेरे बोलने में त्रुटियां हों, तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। और आप मुझे सुझाव दें तो आगे मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।